किस तरह का चैप्टर है? टुडे देयर इज नो एक्स्ट्रा क्लास, ये आपकी रेगुलर क्लास है। अभी 2 दिन आपका क्लास मैं लूँगा, ग्रेविटेशन में स्टार्ट करूँगा। एक्स्ट्रा क्लास मैं तब लूँगा जब सभी टीचर अवेलेबल रहें। ठीक है, यस, इट इज स्टडी ऑफ स्पेस। ओके, और क्या कुछ, और क्या ग्रेविटेशन को समझ के और क्या आता है? एनर्जी विच प्लस डाउन टू द अर्थ, गुड, एकदम सही बात। और कोई? ग्रेविटी रिलेटेड, गुड। ग्रेविटी मतलब? यस, अट्रैक्शन। इट इज द अदर नेम ऑफ कृष्णा ओनली। कल हमने कृष्णा का नाम पढ़ा था ना, व्हाट डज कृष्णा मीन्स? ऑल अट्रैक्टिव। तो जो अट्रैक्ट करता है वो कृष्णा ही होता है। तो इसका मतलब आप खुद सोचो, आपको अर्थ में कोई भी चीज हवा में रखने के लिए क्या आपके लिए पॉसिबल? आपने अपना इवन रुमाल भी, इवन एक छोटा सा पंख भी, एक छोटी से छोटी सुई भी, एक छोटे से छोटा पार्टिकल भी, अगर आपको मैं कहूँ कि उसको आप हवा में खड़ा कर दो, विल इट पॉसिबल फॉर यू? आपके लिए पॉसिबल है? आप छोटी से छोटी चीज जिसका मास एकदम नेग्लिजेंस हो, स्टिल मैं आपको कहूँ भाई इसको हवा में रहने दो, पॉसिबल है ना? आप देखो भगवान की एनर्जी कितनी अमेजिंग है। सोलर सिस्टम, आप हम केवल सोलर सिस्टम की बात करते हैं, यूनिवर्स को तो छोड़ दो। ठीक, सोलर सिस्टम में सन के अलावा 9 प्लैनेट्स हैं, और इतने सालों से, अरबों खरबों मिलियंस ट्रिलियंस ईयर से अर्थ विदाउट एनी एटमॉस्फेयर, स्पेस में तो कोई एटमॉस्फेयर नहीं, ना उनके बीच में कोई रस्सी है, स्टिल दोनों इतने सालों से चक्कर लगा रहे। और इवन अर्थ उसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में, उसी पर्टिकुलर सर्किल में, उसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में चक्कर लगा रही है। और उसके साथ साथ में खासियत देखो कि चंद्रमा मून का चक्कर लगा रहा है ना, और अर्थ सन का चक्कर लगा रही है। और आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ ये रुके हों या थके हों। समझे बात? तो समझो भगवान की एनर्जी कितनी पावरफुल है। एक स्पेस में जहाँ पर कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है, वहां पर उन्होंने बॉडीज को हवा में तिरा रखा है। और केवल स्टेशनरी नहीं किया, उनको घुमा भी रहे। वो अपने पाथ पे तो घूम ही रही है ना? अर्थ क्या होती है? अपने एक्सिस पे तो घूमती घूमती है, आप लोगों को मालूम है ना? अर्थ क्या होती है? अपने एक्सिस पे तो घूमती ही घूमती है, बट सन के अराउंड भी चक्कर लगाती है ना? मैं आपको घुमा दूं, मैं आपको एकदम घुमा दूं, और आपको ऐसे घुमाता रहो, और आपको आपके घर के बाहर भी घुमा दूं, आप भी घूम रहे हो, और आपका घर के आप चक्कर लगा रहे हो। समझे? तो आपकी स्थिति क्या होगी? आप 5 मिनट में, 10 मिनट में, 15 मिनट में धराशायी हो जाओगे। जबकि अर्थ मिलियंस ऑफ ईयर से सन के चक्कर लगा रही है, उसी तरह मून भी अर्थ के चक्कर लगा। तो ये है भगवान की पावर। तो ये चीज कहीं ना कहीं जब साइंटिस्ट लोग पढ़ते हैं, तो उन्होंने इसको नाम दिया था ग्रेविटेशन। तो इसकी शुरुआत कहाँ से? तो एक दिन कौन कौन बैठे थे? एक दिन आइंस्टीन अंकल, जब छोटे बच्चे थे, 23 साल के थे। तो ये बात है 1665 एडी। न्यूटन, एक दिन न्यूटन पढ़ाई में बहुत होशियार थे, और न्यूटन जैसे उस व्यक्ति की सोच देखो, एक पेड़ के नीचे बैठा है, और उसके ऊपर एक सेब आके गिरा। एप्पल का ट्री था, ठीक है? अब जो सेब है इसके ऊपर ऐसे आके गिर गया। बॉल वाइट है, हाँ बाल वाइट है, मतलब वो जस्ट फोटो ऐसी है, ठीक है? ये एप्पल गिरा और इसके से ऊपर गिरा। भाई ये एक्टिविटी तो बहुत पहले हुई होगी। ऐसा तो हुआ नहीं था कि भाई न्यूटन नीचे बैठेगा और तभी सेब गिरेगा, है ना? और न्यूटन बोला अरे कुछ चमका, नहीं, सेब तो बहुत पहले से भी गिरता है, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो जो व्यक्ति अपने आसपास की चीजों को जो हो रहा होता है, अगर उसको एनालाइज करता है, जय, मैंने कहा ये रेगुलर क्लास है, ऐसे क्वेश्चन बार बार क्यों? फ्लो में थोड़ा कर क्लास का। कितनी अमेजिंग स्टोरी चल रही है। इतने चीजें आज तक लोगों ने ऊपर से नीचे गिरती थी। पीसा की इमारत से वो 2 पत्थर भी हमने गिरते सुने थे, है ना? ये हम ही पढ़ेंगे इस टॉपिक पे, ठीक है? तो आज इतनी सालों से चीजें ऊपर से नीचे गिरती आई, पर केवल न्यूटन ने क्या सोचा, भाई ये नीचे ही क्यों गिरा, ये यहाँ पर क्यों नहीं गया, ये इधर क्यों नहीं गया,
या ये ऊपर क्यों नहीं गया? वैसी बात है भाई, चीज़ टूटी तो कहीं भी जा सकती है, लेफ्ट राइट दाएं बाएं, ये नीचे ही क्यों गिरी? तो किसी ने नहीं सोचा। तो एक साइंटिस्ट एक्चुअली प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता कि वो पढ़ाई करके साइंटिस्ट बनता है। एक्चुअली साइंटिस्ट वो होता है जो हर चीज़ के पीछे एक रीज़न ढूंढने पर लग जाता है। भाई अगर ऐसा होता है तो क्यों होता है? तो अगर आप में से कोई साइंटिस्ट है तो सबसे पहले अपने अंदर एक ये काबिलियत ढूंढो, क्या सही में आप ऐसा सोचते हो क्या कि आपके आसपास कुछ हो रहा है? तो आपको कभी ये सोचने का मौका मिला यार ऐसा क्यों हुआ? एक होता मान लेते, टीचर ने क्लास में पढ़ाया और हमने मान लिया हाँ भाई यही होता है। एक व्यक्ति का होता है उसी के ऊपर सोचता है, डीप थिंकिंग करता है और वो सोचता है यार ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, वो ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, ये नीचे ही क्यों गिरा, ये एक्टिविटी ऐसी क्यों हुई, ये बाइक ऐसी क्यों चल रही, ये बाइक पीछे क्यों नहीं चलती, है ना? ऐसे आप हर चीज में जब क्यों ढूंढना सीख जाओगे, जब हर चीज में क्यों ढूंढना सीख जाओगे। विशाल अपना हेडफोन मैं तुमको पहले बताया, अभी किसको आवाज का दिक्कत है? आवाज का किसको दिक्कत है? मैं वही कह रहा हूँ, मैक्सिमम बच्चों को आवाज का कोई दिक्कत नहीं, आवाज अनक्लियर है। हाँ ये हो सकता है, बट उसके लिए आप एक बार थोड़ा हेडफोन चेक कीजिए, क्योंकि काफी बच्चों को देखो एकदम क्लियर है ना? हार्डली एक दो को आता है। हाँ ये लैगिंग कब आता है? अगर हमारा जो इंटरनेट स्पीड है वो ऊपर नीचे होता है, वो आईडी मेरा भी हो सकता है, वो आपका भी हो सकता है, ठीक है? तो उसको आप थोड़ा देखो, है ना? क्योंकि इसमें मैं इमीडिएट कुछ नहीं कर पाऊंगा। जैसे मेरे पास ब्रॉडबैंड है, मैं उसके थ्रू क्लास लेता हूँ, ठीक है? आपके यहाँ पर नेट का फ्लक्चुएशन होगा, आपके एरिया में होगा, तो ये इशू आता है। अच्छा एक इशू और है कि मुझे एक पेरेंट का कंप्लेन आया अभी कि ग्रुप के ऊपर बहुत ज़्यादा मैसेजिंग होती है, ठीक है? तो आपको मैं चॉइस देता हूँ, या तो सिर्फ काम की बात हो तभी आप मैसेज करो, या आप इंडिविजुअल टीचर को करोगे तो अच्छा है ना? क्योंकि आप ग्रुप पे पोस्ट तो हर जगह पोस्ट हो, क्योंकि कुछ पेरेंट इस ग्रुप में हैं, तो बार बार मैसेज आता है, उनको लगता है कौन सा मैसेज है, कौन सा मैसेज है, ठीक है? तो जब टीचर आपसे कुछ पूछे तभी आप कंफर्मेशन करो, अदरवाइज आपको कुछ पूछना है आप इंडिविजुअल टीचर से पूछो। अदरवाइज क्या होगा, मुझे उसे पोस्टिंग के लिए मना करना पड़ेगा। मैं 2-3 दिन ऑब्जर्व करता हूँ, अगर मैसेजिंग कम हो गई तो अच्छा है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप टीचर से पूछो, अननेसेसरी केवल मैसेजिंग करने के लिए यस सर करने के लिए नहीं। अगर टीचर ने कुछ पूछा है तब, जैसे मैंने आपको टाइमिंग डाल दिया, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है कि यस सर, नीड नहीं है। किसी को डाउट है मुझे पर्सनली आप भेज सकते हैं, ठीक है? मैं 2-3 दिन ऑब्जर्व करूंगा, अगर हैबिट सुधरी तो ठीक है, नहीं तो मंडे से हम आप लोग मैसेजिंग बंद करेंगे, जैसे हम पहले व्हाट्सएप में करते थे, ठीक है? तो न्यूटन कल की बात कर रहे थे, तो न्यूटन ने सोचा भाई ये पेड़ नीचे ही क्यों गिरा। ओके, अब आगे चलते हैं। तो न्यूटन जो सोच रहा था, एक्चुअली जो थ्योरी आई, ये न्यूटन अंकल नहीं सोचा, इसके बारे में सोचते रहे, तब उनको एक चीज़ समझ में आई। तो उन्होंने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए, उसको आप लोग जब सीनियर क्लासेस में जाओगे तब आप इस चीज़ को समझोगे उन्होंने क्या किया। 9th क्लास के लेवल पे आपको बेसिक समझने की जरूरत है, क्योंकि ये चैप्टर आपको 11th-12th में भी आएगा। और अगर फ्यूचर में आप रिसर्च फील्ड में जाओगे, जो लोग खासकर एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी और जो एरोस्पेस की फील्ड में जाना चाहते हैं, उनके लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अच्छी तरह पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। इसके ऊपर बड़ी बड़ी बुक्स भी लिखी गई है। आज तो जस्ट आप इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। तो कहा जाता है इस पूरे यूनिवर्स में हर चीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। इस पूरे यूनिवर्स में, याद रखना, इस पूरे यूनिवर्स में हर चीज दूसरी चीज को अट्रैक्ट करती है। जैसे हमारे पेरेंट्स हमसे प्यार करते हैं, इट इज लाइक अट्रैक्शन होती है ना? आप भी पेरेंट्स को प्यार करते हो, ये भी अट्रैक्शन है। भाई बहन में प्यार होता है, ये भी अट्रैक्शन है। आपका अपने रिलेटिव से, अपने टीचर से। तो आप कहीं ना कहीं देखो, इस दुनिया के लोग किसी न किसी बाउंड से कनेक्टेड हैं, ये तो सब लोग मानते हो, ठीक है? इसी को कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो दो तरह के लॉज काम करते हैं, एक लॉ होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, दूसरा होता है लॉ ऑफ रिपल्शन। जैसे हम किसी व्यक्ति को पसंद नहीं करते तो देखो हम उससे दूर रहने की कोशिश करते हैं, वो हमारे पास भी आना चाहे, स्टिल हम क्या करते हैं, उससे दूर रहने की कोशिश करते हैं।
मैग्नेट में देखो, अगर पोल्स अपोजिट होंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, और पोल सेम होंगे तो रिपेल करेंगे। ठीक है, तो इस मेटल वर्ल्ड में ये दोनों फोर्सेस काम करती हैं, लॉज ऑफ अट्रैक्शन एंड लॉज ऑफ रिपल्शन। ठीक है, अब जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता है ये केवल लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम करता है, इसमें रिपल्सन का कोई काम नहीं है। तो किन्हीं भी दो चीज़ों में अगर अट्रैक्शन होगा तो उसका बेसिक वजह क्या होता है, वो बेसिक वजह उसका होता है मास। ये सबसे बेसिक फिनोमिना होता है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर अगर वो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होगा या लॉ ऑफ अट्रैक्शन होगा, उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है, मास। तो आप देखो अर्थ पे, ये यूनिवर्स में जितने भी आपके ऑब्जेक्ट हैं उन सब में क्या है, मास है। किसी का मास बड़ा है, किसी का मास छोटा है। कोई 1 ग्राम का भी हो सकता है, कोई 10 kg का भी हो सकता है, और कोई अर्थ भी हो सकता है, कुछ सन भी हो सकता है, मून भी हो सकता है, वो चिड़िया का एक छोटा सा पंख भी हो सकता है। लेकिन जो बेसिक होता है, क्या रीज़न क्या होता है, अगर आप रीज़न जानना चाहते हो रीज़न क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा है F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, आप लोगों ने फोर्स लॉ एंड मोशन में पढ़ा था। ठीक है, तो ये जो मास होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के वजह से ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, और इसी को फिजिक्स की भाषा में क्या कहते हैं, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जैसे यहाँ पर एक बॉडी है m1, ये बॉडी, दूसरी बॉडी क्या है m2। तो जब भी दो बॉडीज होंगी, दो ऑब्जेक्ट होंगे, उनके अंदर उनके अंदर लॉ ऑफ अट्रैक्शन होगा ही होगा, और इसी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये क्लियर सबको कंसेप्ट? मास इज द इम्पोर्टेंट पैरामीटर, याद रखना। नेक्स्ट चीज, दूसरा चीज, अगर एक ऑब्जेक्ट का मास m1 है, दूसरे ऑब्जेक्ट का मास m2 है, ठीक है, अब इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा, जैसे फोर्स F1 है और जो फोर्स F2 है, ये हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, चाहे इसका मास ज़्यादा हो चाहे इसका मास कम हो। ये आप लोग जब अगले टॉपिक्स में पढ़ेंगे कि न्यूटन ने एक एक्सपेरिमेंट, न्यूटन या शायद गैलीलियो, इनमें से इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था पेरिस में। पेरिस में देखो ना, लीनिंग टावर है ना, उसने एक्सपेरिमेंट क्या किया, एक भारी पत्थर लिया, एक छोटा पत्थर लिया, उन दोनों को उसने ऊपर से छोड़ा। तो ऐसा होता है ना, जो चीज़ भारी होती है वो जल्दी नीचे गिरेगी, और जो हल्की चीज़ हो लेट गिरेगी। लेकिन उसने ऑब्जर्व किया कि दोनों चीज़ एकदम सेम टाइम पे ऊपर से छोड़ी और दोनों सेम टाइम पे नीचे आई थी। तब कहीं ना कहीं ऑब्जर्वेशन आया, हम पढ़ेंगे उसके बाद में, पर अभी के लिए आपको क्या समझना है कि अगर दो माउस बॉडी है m1 एंड m2, उनके बीच में जो भी फोर्स होगा, F1 और F2 फोर्स है, हमेशा क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। ये मास के बीच में, अभी हम मैग्नेट की बात नहीं कर रहे, अभी हम ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं। मैग्नेट अलग कंसेप्ट है, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता है उसी तरह लॉ ऑफ मैग्नेट्स भी होता है, लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, अलग अलग लॉज होते हैं। अभी हम केवल ग्रेविटेशन फोर्स की बात कर रहे हैं। हर एक एलिमेंट में ग्रेविटेशन फोर्स भी है। अगर समझो मैग्नेट होगा तो उसके ऊपर दोनों लागू होते हैं, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी लागू होता है एंड लॉ ऑफ मैग्नेट भी लागू होता है। समझो उसको दोनों, ठीक है, पहले हम अभी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के ऊपर फोकस करते हैं। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि दो ऑब्जेक्ट होंगे, दोनों के बीच में जो फोर्स होगा वो सेम रहेगा, चाहे वो एक वेट बड़ा हो चाहे दूसरा वेट छोटा हो। ये क्लियर? ये देखिए, फर्स्ट पॉइंट जो आपको नोट करना है, फर्स्ट पॉइंट क्या है, टू ऑब्जेक्ट्स हैविंग मास टुगेदर अट्रैक्ट ईच अदर, जो हमने अभी डिस्कस किया है। दो ऑब्जेक्ट होते हैं, तो जब थ्योरी पॉइंट पार्ट में लिखोगे आप इसको ऐसे लिखोगे कि दो कोई भी ऑब्जेक्ट होंगे, आपस में क्या करेंगे, दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सेकंड पॉइंट, फोर्सेस ऑन बोथ द मासेस विल बी सेम, दोनों को क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, आप लोगों ने कैसे पढ़ा है, एक्शन एंड न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है, एवरी एक्शन हैज इक्वल
एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। एंड फोर्थ पॉइंट, ये भी इंपॉर्टेंट है काफी, फोर्सेस एक्ट अलोंग द लाइन joining द सेंटर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये जो फोर्स होता है, ये जो फोर्स एक्ट करेगा, ये कहाँ से एक्ट करता है, ये सेंटर ऑफ द बॉडी, इसके सेंटर ऑफ द बॉडी, ये जो लाइन बनती है, ये जो लाइन बनेगी, ये इसके अलोंग काम करता है। ऐसा नहीं होगा इसका फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और इसका फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। ये दोनों के जो सेंटर होंगे उसके बीच में जो भी एक इमेजिनरी लाइन होगी, जो लाइन दिखाई नहीं दे रही, बट दोनों के सेंटर से अगर हम एक लाइन एज्यूम करते हैं तो ये फोर्स के इस लाइन के अलोंग एक्ट करेगा। क्लियर है चारों पॉइंट, ये आप नोट कर सकते हो। टू ऑब्जेक्ट हैविंग सेम मास, फोर्स ऑन द बोथ masses, एक्शन opposite reaction एंड लाइन joining द सेंटर ऑफ द masses। कि अब क्वेश्चन ये उठता है, भाई हर एक चीज में ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तो काम करता है, अट्रैक्शन काम करता है, फिर हमको दिखाई क्यों नहीं देता, है ना। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और मेरे पास में कोई चीज है, हम दोनों मैग्नेट की तरह, अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन है तो पास आना चाहिए, है ना, या कुछ ना कुछ महसूस होना चाहिए। भाई ये मुझे महसूस क्यों नहीं होता, है ना। जैसे मैग्नेट में देखो, बड़ा मैग्नेट होता है, छोटा मैग्नेट होता है, तो वो तुरंत उसको अट्रैक्ट करता है, तो छोटे वाला मैग्नेट क्या होता है, उसके साथ आके अटैच हो जाता है, ठीक है। बट हमको ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्यों नहीं महसूस होता, है ना। हमको लॉ ऑफ अट्रैक्शन या लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमको महसूस क्यों नहीं होता। अब इसका रीजन देखो, जैसे बिलियर्ड्स का गेम है, आप लोगों ने देखा है, ठीक है। अभी देखो ये बॉल यहाँ रखी है और एक बॉल यहाँ रखी है, भाई अगर इनके बीच में लॉ ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए तो ये इसकी तरफ ऐसे जानी चाहिए और ये इसकी तरफ ऐसे जानी चाहिए, और आप देखो वो जहाँ पर है वो बॉल्स वहीं पर रहती है ना। ये बॉल अगर यहाँ पर रखी है, ये अपने आप इस तरफ नहीं जाएगी, ना ये इस तरफ जाएगी, हमको स्टिक यूज करनी पड़ती है इसको मारने के, वो अलग लॉजिक है। पर देखो दोनों बॉल्स अपनी पोजीशन पे स्टेशनरी है, तो क्या इनके ऊपर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन काम नहीं करता है, बताइए, क्या इनके ऊपर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन काम नहीं करता है, प्लीज टेल। किसी का कोई गैस कि इनके ऊपर लॉ ऑफ अट्रैक्शन, क्या जब मैंने कहा कि हर ऑब्जेक्ट के पास लॉ ऑफ अट्रैक्शन है या लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, तो इन दोनों के ऊपर क्यों नहीं करता, और नहीं करता तो क्यों नहीं करता, वो भी बताओ। हाँ, करता है वो। वरुण ने कहा नहीं करता है, विशाल ने कहा नहीं करता है, अट्रैक्शन देयर बट लेस, एकदम करेक्ट, कनिष्का ने एकदम सही कहा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो होता है बट बहुत कम होता है, इतना कम होता है कि ये लोग आपस में एक दूसरे की तरफ मूवमेंट नहीं करते। तो जब हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे ना, हाँ मैं बताऊंगा ना, वही तो आपको बता रहा हूँ कि जो ऑब्जेक्ट होते हैं इनके बीच में जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता है इतना कम होता है, इतना कम होता है, वो नेग्लिजिबल हो जाता है कि ये दोनों एक दूसरे के पास आ सके, ठीक है। वाई, हमने पढ़ा था लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसके ऊपर काम करता है, मास, तो इनका मास बहुत ही कम होता है, इनका मास बहुत ही कम होता है। जब हम जी का वैल्यू देखेंगे कि जी का वैल्यू कैसे निकल गया, अभी हम आगे पढ़ेंगे इसको तो आप समझोगे। अगर एम मास बहुत ज़्यादा कम है तो जो फोर्स होगा वो इतना कम होता है कि उसका कोई इफेक्ट ही नहीं होता। जैसे आपके सामने एक मोर पंख है, आप उसको फूक मारते हो, वो देखो अपनी पोजीशन से पीछे हट जाता है। वाई, क्योंकि आपने जो फूक मारी उससे जो फोर्स आया वो उस पंख के रिटर्न फोर्स से काफ़ी कम है, इसलिए अपनी पोजीशन से पीछे चले जाता है। दूसरा आप क्या करो, अपने सामने क्रिकेट बैट ले लो, उसको फूक मार के देखो, हिलेगा क्या, नहीं हिलेगा। अब क्यों, क्योंकि अब आपकी जो फूक से जो आप मुंह से हवा निकालोगे उसका जो फोर्स रहेगा और बैट का जो मास है वो इतना ज़्यादा है, वो इस फोर्स से इफेक्ट ही नहीं होगा। तो क्या हुआ, इसके बीच में जो फोर्सेस का डिसबैलेंस हो चुका है। अब यहाँ पर जो दोनों बॉल सेम मास की, ठीक है, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट तो करना चाहती है,
बट इनके बीच में ये जो फोर्स है वो इतना कम है, इतना कम है कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट चाह के भी नहीं कर सकते। जैसे जेल में कैदी है, वो बाहर निकलना चाहे और वो जेल के सामने जो दरवाजा है उसी से निकलना चाहे, वो उस पर सिर पटक पटक कर मर जाएगा, उससे निकल नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी जो पावर है उतनी नहीं है कि दरवाजे को तोड़ के निकल सके। लकड़ी का दरवाजा को तोड़ के निकल जाएगा, पर जो लोहे का गेट रहता है, प्रॉपर ताला चाबी सब लगा है, निकल पाएगा क्या? नहीं निकल पाएगा। तो उतना फोर्स नहीं है उस आदमी के अंदर कि वो जेल को तोड़ के बाहर निकल सके। ये लॉजिक क्लियर सबको? कि ये छोटे ऑब्जेक्ट्स होते हैं या जो हम मास होते हैं, हम लोग आपस में एक दूसरे की तरफ क्यों नहीं ऐसे अट्रैक्ट हो जाते हैं, या क्यों दो बॉल्स एक तरफ अट्रैक्ट क्यों नहीं होती है? वाई? बिकॉज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी लेस। और इसका रीज़न क्या होता है? इसका रीज़न होता है उनका मास बहुत ज़्यादा कम होता है। तो ये पूरा जो टॉपिक है, इसे मास बहुत इंपॉर्टेंट है। मास होगा तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन होगा, अगर मास कम होगा तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन होगा, बट जो फोर्स होगा वो बहुत ज़्यादा कम होगा। अब हम क्या करते हैं, हम इनका मास बढ़ा देते हैं। कितना बढ़ा देते हैं? हम अर्थ और मून जैसा मास बढ़ाते हैं। अर्थ का मास कितना होता है? लगभग आपका अर्थ का मास होता है 6 × 10⁻24 kg। 1 किलो 2 किलो की बात नहीं कर रहे, 10⁻24 kg। और आपका मून का मास भी लगभग समथिंग 7 × 10⁻22 kg के आसपास होता है। तो जब ये बड़े बड़े मासेस होते हैं, टू माउंटेन्स भी तो नहीं हिलते हैं। माउंटेन्स इसलिए नहीं हिलते हैं क्योंकि ऑलरेडी वो ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है कि वो केवल ऊपर टिका हुआ है। उसका जो बेस जमीन के अंदर उतना ज़्यादा है, ऊपर तो बहुत थोड़ा सा पार्ट है। एक्चुअली वो जमीन से, अब देखो ये अर्थ है, ये आप जो हो वो आप जमीन के ऊपर हो, बर्मुडा ट्रायंगल। अभी हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, बाकी चीज़ की बात नहीं कर रहे। जब कभी एक्स्ट्रा टॉपिक्स होंगे तब आप लोग पक्का पूछना, आपको ओपन ओपन क्वेश्चन देता ना, अभी पढ़ाई वाली बात। ठीक है? तो देखो यहाँ पर जो मास है ये बहुत बड़ा है। तो जब मासेस बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं तो वहाँ पर ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम देख पाते हैं। उसी तरह आपका सन अर्थ से और बड़ा होता है, उसका मास और बड़ा है। तो कहीं ना कहीं इसी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये सब एलिमेंट्स होते हैं, जिस अर्थ इसके चारों तरफ ऐसे चक्कर लगाती है और ये मून अर्थ के चारों तरफ ऐसे चक्कर लगाती है। ये इनके बीच में ये ग्रेविटेशनल फोर्स ही एक ऐसा फोर्स होता है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, वही एक रीज़न होता है कि ये ऑब्जेक्ट हवा में तैर रहे होते हैं विदाउट एनी सपोर्ट, और इतने सालों से, मिलियन साल। वाई? क्योंकि इनका जो मास है, इनका जो मास है, जब से ये लोग बने हैं तब तक इनका मास उतना ही है। मास में कोई भी चेंज नहीं आया। अगर मास में थोड़ा सा भी चेंज आ जाएगा, अर्थ अपनी पोजीशन से आजू बाजू हिल जाएगी। याद रखना। So if the orbit is no sin, then how did scientists figure out there is orbit which help planets revolve around the sun? हाँ, ऑर्बिट दिखाई नहीं देता, लेकिन जब अर्थ की पोजीशन, जैसे हम लोग मैप के ऊपर मार्किंग करते हैं, है ना, मैप से, जैसे आपको इंडिया का मैप है, आपको बोलो से महाराष्ट्र आप करो, उसमें पुणे करो, उसमें दिल्ली करो, तो आपको पता है कि ये जगह यहाँ पर है। उसी तरह साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, समय के साथ फोटोग्राफ्स लेते रहते हैं और चेक करते हैं कि अर्थ की जो पोजीशन है अभी कैसी है। तो उसके बेस पे वो लोग एज्यूम करते हैं, वो पूरे साल में फोटोग्राफी करते हैं, तो उनको पता लगता है कि अब अर्थ की पोजीशन किस पाथ में घूम रही है। ये पूरा सर्कुलर नहीं होता, ये थोड़ा इलिप्टिकल होता है, इलिप्स टाइप की फॉर्म में होता है। ठीक है? क्लियर बेटा? इसलिए ऑर्बिट दिखता नहीं है, बट आप उसको बता सकते हो कि इसका रास्ता ये रहेगा विद एक्सपेरिमेंट्स। आगे चल सकते हैं? तो जितने बड़े बड़े मास होते रहेंगे उनके बीच में उतना बड़ा फोर्स है। जैसे अर्थ का मास और मून का मास, इसलिए मून अर्थ के साइड में घूमता है, और सन का मास इतना बड़ा है कि 9 प्लैनेट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखता है, और इतने सालों से लोग इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। ओके, अभी हमने पढ़ा था कि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है
वो मास की वजह से होता है। अर्थ फाइंड स्पेस बिकॉज ऑफ नो एयर। नहीं, नो एयर तो बात अलग है, ठीक है। एयर नहीं होने से फायदा क्या होता है? एयर नहीं होने से फायदा होता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वो कम हो जाता है। आपने फ्रिक्शन चैप्टर में पढ़ा था कि जो फोर्स होता है, जैसे आपने बाइक चला के आप अचानक ब्रेक मारते हो, तो ड्यू टू फ्रिक्शन क्या होता है, आपको रुक जाता है। अगर बाहर एटमॉस्फेयर होगा तो इतनी ज़्यादा हीट पैदा जो सन अर्थ जिस स्पीड से घूमती है, और बाहर अगर एटमॉस्फेयर होगा, आप अपने केवल हाथ पे ऐसे रगड़ के देखो, आप थोड़ी देर करके देखो कितनी सारी हीट प्रोड्यूस होती है। एक एक करके क्वेश्चन पूछो, ठीक है। इतनी सारी हीट प्रोड्यूस होती है, तो जो अर्थ इतने फास्ट रोटेट कर रही है और बाहर एटमॉस्फेयर होगा, तो उसका फर्क क्या पड़ेगा? अर्थ फ्लाइंग स्पेस वन हो है सर, सन का मास कितना है वो बताएंगे आपको। सर वाई द प्लेन डिड नॉट क्रैश। प्लेनेट क्रैश इसलिए नहीं करते क्योंकि सब अपने ऑर्बिट में चलते हैं। देखो, ये पूरा जो यूनिवर्स होता है ये भगवान की पावर से चलता है। ये ऐसा नहीं चलता कि किसी ने रख मतलब रख दिए और चल रहे। सिंपल सी बात है, आप सिंपल से एग्जाम्पल समझो। आप पुणे में रहते हो, पुणे में आपका ट्रैफिक का एक कानून है। क्या कानून है? रेड बत्ती हो तो रुक जाओ, ऑरेंज आए तो स्टॉप करने की कोशिश करो, और ग्रीन आए तो आगे चलो। ये तीन नियम हम लोग फॉलो करते हैं। तो सोचो, केवल ट्रांसपोर्टेशन जैसे एक छोटे से सिस्टम को चलाने के लिए आपका एक ट्रैफिक पुलिस करके एक बड़ा डिपार्टमेंट है। तो समझो इतनी बड़ी अर्थ है, इतना बड़ा सोलर सिस्टम है, इतना बड़ा यूनिवर्स है, इसको क्या चलाने के लिए कोई सिस्टम नहीं है। ऐसा नहीं कि हवा में बस चीजें चल रही, नहीं, ये पूरे सिस्टम है, और वो सिस्टम बहुत परफेक्टली मेंटेन्ड है। आपके यहाँ तो अगर आप ट्रैफिक का नियम तोड़ते आपको फाइन लगता है, पर भगवान का सिस्टम इतना परफेक्ट है, जो यूनिवर्स ने बनाया है, वहाँ नियम कोई तोड़ता ही नहीं। हर कोई अपनी गति से चलता है, अपनी पोजीशन पे चलता है, अपनी पोजीशन से ये थोड़ा सा इधर उधर भी नहीं होते। आप देखो अर्थ, आपके यहाँ पर जो सीजनल चेंज आते हैं, क्यों आते हैं? आपके अर्थ के रोटेशन और सन के रोटेशन से आते हैं। जो डेली रोटेशन होता है उससे डे और नाइट आता है, और जो सन के अराउंड हम रोटेशन करते हैं उससे चारों साइकिल्स आते हैं, है ना। आपका विंटर भी आता है, समर भी आता है। कभी ऐसा हुआ कि अर्थ ने बोला आज मैं नहीं घूम रही, आज मेरा मूड नहीं है, आज मैं ही रुकती हूँ? ऐसा नहीं हुआ आज तक, कंटिन्यू चली आ रही है। ये क्यों चलती है? इनको इंस्ट्रक्शन है कि आपको चलना ही चलना है। पूरा सिस्टम होता है, इसलिए लोग आपस में क्रैश नहीं करते। Did they not think that there can be some other force doing this? कनिष्का, मैं बेटा आपका क्वेश्चन नहीं समझा, आप थोड़ा क्लियर लिखो। सन का मास कितना है बताऊंगा, चिंता मत करो, जब क्वेश्चंस करेंगे उसमें आएगा। वेयर इज ग्रेविटेशन हियर सर? शो ऑफ ग्रेविटेशन कहाँ पर पूछ रहे हो सर? इफ दे स्टॉप रोटेटिंग व्हाट? अगर वो रोटेट करना बंद कर देंगे तो लाइफ का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। जितना भी यहाँ पर आप जो सिस्टम देखते हो ये सब खत्म हो जाएगा। वेयर इज ग्रेविटेशन इन द स्पेस? स्पेस ग्रेविटेशन। देखो, ग्रेविटेशन जो फोर्स होता है ये विजिबल नहीं है, ये महसूस किया था। आपने कभी मैग्नेट का वो फोर्स देखा है क्या? कुछ चीजें विजिबल होती है, कुछ चीजें विजिबल नहीं होती। तो जैसे मैग्नेट का जो फोर्स होता है, आपको दिखता तो है कि मैग्नेट उसको खींच के ला रहा है, बट क्या होता है ऐसा, वो जो फोर्स है आपने नहीं देखा है। कुछ फोर्स दिखाई, आप अपने पेरेंट्स से प्रेम करते हो, वो प्रेम दिखता है, ये यहाँ से ऐसा निकला और वहां चला गया। तो ऐसा नहीं होता कि जो चीज दिखे वो एग्जिस्ट करे, बिना दिखने वाली चीजें भी एग्जिस्ट करती हैं। माइंड हमने देखा नहीं आज तक, पर एग्जिस्ट करता है। इंटेलिजेंस, दिमाग अलग होता है, दिमाग इज द ऑर्गन है, पर जो उसके अंदर जो काम होता है, जो प्रोसेस होता है, उसको इंटेलिजेंस बोलते हैं। ये किसी ने देखा नहीं, बट इसलिए हर कोई मानता है कि बुद्धि होती है। सर यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन इज एवरीबॉडी। तो बताया ना कि हर एक में जहाँ पर भी मास होगा वहाँ पर एक ग्रेविटेशन काम होता है। Did the scientists think that there is some other force keeping the planet on the same path? देखो, इस फोर्स को ही हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो काम करता है, इसकी वजह से जो फोर्स बनता है इसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। देखो, ये नियम कानून साइंटिस्ट अपने हिसाब से नाम चेंज करते रहेंगे। आज इसको ग्रेविटेशन बोला है, कल कुछ और बोलेंगे।
पर बेसिक कंसेप्ट ये है कि ये सिस्टम अपने आप से नहीं हुआ। अगर हम कहते हैं कि बिग बैंग थ्योरी है, ऐसा नहीं। कोई चीज़ फूटने से, हिरोशिमा नागासाकी 6 अगस्त और 9 अगस्त अमेरिका ने जापान में 2 बड़े बम फोड़े थे। वहाँ पर डिस्ट्रक्शन हुआ था या क्रिएशन हुआ था? साइंटिस्ट कहते हैं बिग बैंग से हर चीज़ बन गया। एक बड़ा सा विस्फोट हुआ, एक सन बन गया, बाकी अर्थ बन गया, सब चक्कर लगाने लग गए। ये फुलिश थ्योरी है, ऐसा नहीं हुआ। पर स्टिल हमको बुक्स में पढ़ना पड़ता है। सर हमारा वेट कितना हो जाएगा जब हम स्पेस में गए? अभी हम टॉपिक पढ़ेंगे आगे आने वाले टॉपिक्स में। आगे मत भागो, मैं आपको सब पढ़ा रहा हूँ। अब टॉपिक पे चले, ठीक है? अगर हम टॉपिक खत्म नहीं होगा, ठीक है? 15 मिनट बाकी आज का टॉपिक तुम पढ़े। आप जो क्वेश्चंस पूछ रहे हो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, पक्का बताऊंगा, पर टॉपिक के रिलेटेड भी थोड़ा पूछो, ताकि हमको जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसको हमको समझने में आसानी हो। ठीक है, क्लियर? सर फिर अचानक सीजन कैसे बदलता है? जब अर्थ सन के अलोंग रोटेट करती है, क्योंकि ये सर्कुलर पाथ नहीं है। ठीक है, आपका अगर सन है तो ये अर्थ है ऐसे घूमती है, ये इसको इलिप्टिकल पाथ बोलते हैं। ठीक है, जब दूर रहती है तब विंटर टाइम होता है, जब ये पास में होती है तब ये समर टाइम होता है, जब यहाँ बीच में होती है ये ऑटोमन और स्प्रिंग होता है। ठीक है, इस तरह आपके चारों रहता है। ओके, तो हम टॉपिक की तरफ चलते हैं, हम टॉपिक से भटक जाए। चलो अब हम निकालेंगे सोलर ऑब्जेक्टिव प्रोटेक्शन। यस, यस शुभम, राहुल, यस राहुल। हर एक जहाँ पर भी मास होगा, मैंने स्टार्टिंग में कहा था, जहाँ पर भी मास होगा वहाँ पर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होगा ही होगा। ठीक है, अब हम निकालते हैं, इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन। ये पूरे अर्थ क्या, ये पूरे यूनिवर्स पर लागू होता है, इसलिए इसको यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन बोलते हैं। अभी हमने पढ़ा था एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी बॉडी विद ए फोर्स। अब उस फोर्स को निकालने की कोशिश करते हैं, वो फोर्स कितना होगा कि एक बॉडी दूसरी बॉडी को कितने फोर्स से अट्रैक्ट करेगी। ठीक है, तो उसके लिए हम कुछ एज्यूम किया जाता है। तो एज्यूम फर्स्ट क्या किया गया, जो फोर्स होगा वो दोनों के मास का प्रोडक्ट होता है। जैसे एक मास क्या है m, दूसरा मास क्या है स्मॉल m। तो जो दोनों के बीच जो फोर्स होगा इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। मैंने पहले कहा था जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता है ये किसको पर डिपेंड करता है, मास के ऊपर डिपेंड करता है। तो दोनों बॉडी का मास का प्रोडक्ट लेते हैं, ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और सेकंड चीज, इसके सेंटर ऑफ द मास, जैसे इसका सेंटर ये है m1, इसका सेंटर क्या है m2, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है d। तो जो फोर्स होता है दोनों के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के। जो वरुण हम मास और वेट को पढ़ेंगे बेटा, ये अगले टॉपिक से आएंगे। अभी हम ये बेसिक्स है, हम अगले 2 टॉपिक से पढ़ेंगे, तो वेट भी पढ़ाऊंगा, मास भी पढ़ाऊंगा। मास और वेट दोनों अलग अलग चीज होता है। ठीक है, तो जो फोर्स होता है ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। एंड जो फोर्स होता है ये दोनों ऑब्जेक्ट, दोनों मासेस के सेंटर से जो मेजरमेंट किया जाता है उसका जो डिस्टेंस है उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इज मोर देन प्रोडक्ट इज लेस। सर मीन्स इफ एफ इज मोर देन प्रोडक्ट इज लेस। तो भी देखते हैं, स्क्वायर इट शुड बनी d2, हाँ डी स्क्वायर ना, डी का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस। ये भी हम पढ़ेंगे शुरू। हम देखो, मैं आपको एक ही ये चीज अगला अगला टॉपिक है जो हम कल पढ़ेंगे, ये 1/r² ही क्यों होता है। साइंस में हर चीज का रीजन है, हर चीज लॉजिकल होता है, कोई ऐसे नहीं आता। ठीक है, आकाश मांझा, ये जो आपने पूछा ना मास मीन्स इंटरस्पेस ऑफ द बॉडी, ये हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं।
कि मास होता क्या है, जो एटम्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, या आप मोल्स कंसेप्ट पढ़ते हो, ये सब चीज़ उसका पार्ट है। ठीक है, अभी आपको ये नहीं पढ़ना कि मास क्या होता है, अभी हम पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है। ठीक है, आगे चले। तो अभी हमने क्या पढ़ा, जो फोर्स होता है, अभी हम फोर्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि दो बॉडी हैं, उनके बीच में जो फोर्स होगा या जो लॉ होगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वो कितना रहता है। तो हमने पढ़ा था जो एफ है, एम इंटू एम होता है। दूसरा, ये डिस्टेंस के प्रोपोर्शनली होता है। तो जब दोनों को एक साथ लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, एफ इज एम इंटू एम अपॉन में डी स्क्वायर। मैंने दोनों को कंबाइन करके लिख दिया। जब भी ये प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है। तो एफ, अब ये जो प्रोपोर्शनल है ये इक्वल बन जाता है, और यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाता है। इस कांस्टेंट को जी कहा जाता है, एम इंटू एम अपॉन डी स्क्वायर। तो कभी भी अगर आपको दो बॉडीज के बीच में अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन निकालना हो कि भाई इनके बीच में अट्रैक्शन होगा तो कितना होगा, तो ये फॉर्मूला आपका है एफ इक्वल टू, एफ यहाँ पर जो है ये क्या है आपका, फोर्स है। एफ आपका क्या है, फोर्स। फोर्स की यूनिट क्या होती है बताओ, बताइए, फोर्स का यूनिट क्या है। न्यूटन, गुड। जी का यूनिट हमको निकालना, ये मैंने आपसे क्यों पूछा, हमको जी का यूनिट निकालना है। मास का यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट की बात कर रहे हैं, मास का यूनिट केजी, गुड। तो यहाँ पर भी एक केजी है, यहाँ पर भी एक केजी है। नीचे डिस्टेंस, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर। तो ये बन गया मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस न्यूटन जो फोर्स है, फोर्स का यूनिट क्या बन गया, एफ इक्वल टू जी मीटर स्क्वायर, मतलब के जी, सॉरी, के जी स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर। तो जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ये कौन सा फोर्स है, ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है। इसका यूनिट क्या आ गया, जी इंटू के जी स्क्वायर मीटर स्क्वायर। अब जी होता है, ये कांस्टेंट होता है, जी कैसा होता है, कांस्टेंट होता है, ये एक वैल्यू होती है। ठीक है, अब हम किसका वैल्यू, अब किसका यूनिट निकालेंगे, जी का। जी का यूनिट क्या होगा, मीटर स्क्वायर को यहाँ ले जाओ, तो फोर्स इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन के जी स्क्वायर। आगे मत भागो, बताऊंगा धीरे धीरे अथर। तो हो गया फोर्स, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन के जी स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिखा जाता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर के जी टू माइनस, किसकी यूनिट हो गई, जी। इस जी को कहा जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जी को क्या कहते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये पार्ट क्लियर सबको। यहाँ पर हमने ग्रेविटेशनल फोर्स को समझा, यहाँ पर हमने मास को समझा, यहाँ पर हमने डिस्टेंस को समझा, और यहाँ पर हमको क्या मिला, एक कांस्टेंट मिला। ये कांस्टेंट क्या होगा वो हम निकालेंगे। हाँ जी शुभ, क्या डाउट हमको बताओ, आपको क्या नहीं समझा है, आप लिखिए, आपको क्या नहीं समझा। हाँ वही पूछा, इसमें आपको क्या नहीं समझा, इसमें आपको क्या नहीं समझा।
मैं पूछ रहा हूँ डाउट क्या है, ये फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, मीटर स्क्वायर तो मीटर स्क्वायर, केजी स्क्वायर तो केजी स्क्वायर, इसमें क्या डाउट है। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, तो मैंने क्या लिखा, न्यूटन। मीटर स्क्वायर तो मीटर स्क्वायर लिखा मैंने, केजी स्क्वायर केजी स्क्वायर लिखा। अभी केजी स्क्वायर जो ऊपर जाएगा तो उसको केजी टू माइनस लिख सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। बताइए, अभी क्लियर। है ना, फर्स्ट पार्ट कौन सा, फर्स्ट पार्ट में यही कहा, जो फोर्स होता है, जो दो बॉडीज हैं, दोनों बॉडी के बीच में जो फोर्स काम करता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। दो बॉडी, एक का मास m, एक का मास स्मॉल m, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, m इंटू एम। ठीक है। दूसरा, और किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपके डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आप स्कूल जाते हो, ठीक है, आप स्कूल में जब जाओगे, आपका स्कूल 5 किलोमीटर है, एक का स्कूल 50 किलोमीटर है, ठीक है, तो आपका आना जाना किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है ना। जो 5 किलोमीटर है उसको जाने में टाइम कम लगेगा, और जिसका 50 किलोमीटर है उसको जाने में ज़्यादा टाइम लगेगा, बरोबर है। अब एक का स्कूल बहुत एकदम हाई पॉश, बड़े एकदम हर चीज़ लगी है, और एक के स्कूल में कुछ नहीं, बेंचेस भी टूटी टूटी हैं, तो दोनों स्कूल में फ़र्क है नहीं, है ना। तो उसी तरह अगर हम किसी चीज़ का परफॉर्मेंस चेक करते हैं तो किसी के रिस्पेक्ट में चेक करते हैं। तो जब यहाँ पर फोर्स चेक कर रहे हैं, भाई दो बॉडीज के बीच में जो जो मतलब फोर्स होगा वो हम कैसे बता सकते हैं, एक तो हम उसके मास से बता सकते हैं, दूसरा उसके डिस्टेंस से बता सकते हैं। कई सारे फैक्टर होते हैं, बट इस क्वेश्चन में जो फैक्टर है मास और डिस्टेंस है। अभी क्लियर। अभी हमारा फॉर्मूला आया था F इक्वल टू जी इंटू M1, M और M ले सकते हैं, अपॉन में डी स्क्वायर। अब किसी ने पूछा भाई जी कहाँ से आया, जी कैसे आता है, जब भी कोई चीज़ प्रोपोर्शनल होती है, जब भी कोई चीज़ प्रोपोर्शनल होती है तो प्रोपोर्शन को हटाने के लिए एक कांस्टेंट आता है एफ। अब पहले ये साइन था, अब इसको जब इक्वल करूंगा तो एक कांस्टेंट आता है, उसको के भी कह सकते हैं। इस क्वेश्चन में उसको जी कहा गया क्योंकि ये कहीं ना कहीं ग्रेविटेशनल से कनेक्टेड है। इसको बिग जी बोलते हैं, एक स्मॉल जी भी होता है जिसको हम पढ़ेंगे आने वाले टाइम्स में। जी का कोई फुल फॉर्म नहीं, जस्ट ये है, जी मतलब ग्रेविटेशनल, जी मतलब ग्रेविटेशनल, ये दिया जाता है के एम ओ, ये कुछ भी हो सकता है। तो जिसने इजाद किया उसने इसका नाम क्या दे दिया, जी दे दिया। अब इजाद किसने किया, तो भाई एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे, ये न्यूटन के बाद हुए। न्यूटन ने ये पहले बता दिया था कि भाई कुछ ना कुछ कांस्टेंट पक्का होगा, है ना। ये न्यूटन का फॉर्मूला याद रखना, ये जो फॉर्मूला है आपका एफ इक्वल टू जी, एफ इक्वल टू जी इंटू M1 अपॉन डी स्क्वायर। हाँ बता रहे हो कांस्टेंट कैसे होता है वही बता रहा हूँ, सुनो सुनते रहो, ठीक है। न्यूटन ने ये फॉर्मूला दिया था कि जो फोर्स होगा वो दोनों के मास, दोनों के डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, और कुछ ना कुछ एक कांस्टेंट वैल्यू पक्का है, कुछ ना कुछ कांस्टेंट वैल्यू पक्का है। तो वो कांस्टेंट वैल्यू ये हेनरी चैवेंडिस ने बताया था। इसके लिए उसने एक एक्सपेरिमेंट रखा, फिर उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था। ये कब की बात है, 1798 AD। ये आपको साइंस में ये लिखोगे आपको नंबर पक्का मिलता है। साइंटिस्ट का नाम क्या है, हेनरी कैवेंडिश, इंग्लिश साइंटिस्ट था, और 1798 में इसने एक्सपेरिमेंट किया था। इसने एक्सपेरिमेंट में क्या किया, इसने ऐसी दो गोल्ड बॉल ली, ये दोनों हेवी मेटल गोल्ड बॉल, हाँ ब्रिटिश राज में, ठीक है। तो उसने ये दो गोल्ड बॉल ली और दोनों के बीच में एक डिस्टेंस रखा, ये डिस्टेंस को पता है, ठीक है। तो बाय इंस्ट्रूमेंट, देखो उसने पूरा सेटअप लगाया था, उसने पूरा सेटअप लगाया था भाई इन दो बॉल्स के बीच में
कितना फोर्स है, ये उसने मेजरमेंट किया। ये पूरा सेटअप था उस टाइम। सोचो उस टाइम भी लोग सोचते थे, ठीक है ना। यहाँ से कितना टेंशन आएगा, ये दोनों बॉल्स हैं, ये दोनों बिल, ये थ्रेड है, ये थ्रेड के ऊपर कितना फोर्स पड़ेगा। उसने उस फोर्स को मेजरमेंट किया। कुछ ना कुछ तरीके होते हैं ये सब मेजरमेंट करने, ये पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप होता है। तो जब उसने एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया तो उसको एक जी का वैल्यू मिला। उसको उसको जी का वैल्यू मिला 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये वैल्यू फाइंड आउट की। ये कांस्टेंट है। ये समझा सबको। ये एक्सपेरिमेंट है। ये आपको पढ़ने की जरूरत है, आपको नाम पता होने की जरूरत है। जो आपको केवल एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपको बताया। 1798 में इंग्लिश साइंटिस्ट था हेनरी कैवेंडिश। उसने एक्सपेरिमेंट सेटअप किया। उसने क्या किया, ऐसी दो बॉल ली, दोनों को ऐसे धागे से बांध दिया। वो डेलिकेट धागा था। और इसके ऊपर इसने कुछ ऐसा एक सेटअप किया और यहाँ से उसने मेजरमेंट किया भाई ये फोर्स कितना है, ये फोर्स कितना है। उसको जब ये फोर्स पता लग गया, तो इसका वही बता रहा हूँ ना। जब देखो इस फॉर्मूले में तीन चीज है, एफ है, जी है, दो एम है, और क्या है, डी स्क्वायर है। ठीक है, लेटर ग्रीन बॉल्स। ठीक है, ये देखो इसमें चार चीजें हैं। अपना एफ इक्वल टू जी इंटू एम, एम अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, उसे एक बॉल का मास पता है क्योंकि वो बॉल उसके पास थी। उसका इसको इसका मास भी पता है और उसको इन दोनों के बीच में डिस्टेंस भी पता है। यहाँ का सब पता हो गया। उसने ये जो एफ है उसने क्या किया, मेजर किया। कैसे मेजर किया, ये जो धागा आपको बीच में दिख रहा है इसके ऊपर कितना फोर्स, इसके ऊपर कितना टेंशन आने वाला है। जैसे एक धागा होता है उसको जब खींचते हो आप, तो जो खींचने वाला है वो कितना खींच रहा है, तो इसको एक्चुअल मेजरमेंट किया जा सकता है। आप देखो जिम में जाते हो, आप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट पकड़ते हो, वो कितना खींचता है, देखा ना आपने। वो स्प्रिंग टाइप का होता है, टाइप का। वो स्प्रिंग टाइप में आप खींचते हो तो आपको पता लगता है भाई आप कितनी ताकत से उसको खींच रहे हो। तो यहाँ भी इस वायर पे वो फोर्स हमने मेजरमेंट किया। तो जो मुझे फोर्स मिल गया, तो सिर्फ क्या बच गया, ये जी बच गया। फोर्स मुझे पता है, दोनों मास मुझे पता है, डी मुझे पता है। तो मैंने जब इसको कैलकुलेशन किया तो कैलकुलेशन करके ये जी का वैल्यू कितना निकला, 6.67 इंटू 10⁻⁻11। इसको कभी कभी 6.7 इंटू 10⁻⁻11 भी लिया जाता है। अब ये क्लियर सबको, कनिष्का भी क्लियर, शुभम, अभी भी किसको डाउट है। चलिए आगे चल सकते हैं, गुड। ठीक है, तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जी का वैल्यू क्या होता है। ठीक, अभी ये जो अभी हमने देखा कि हमारे बीच में तो अट्रैक्शन होता है पर दिखता नहीं है। क्यों, क्योंकि भाई बॉडी का मास काफी कम होता है। लेकिन जो मून होता है, मतलब मून का अर्थ पे आपने ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस किया कहीं पर, तो आपने कहाँ पर एक्सपीरियंस किया। तो आपको मैं नीचे वाली फोटो दिखाता हूँ तो आपको समझेगा। बताइए, मून और अर्थ के बीच में ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आप लोगों ने देखा है, आपने सुना भी है, तो देखा मोस्टली होगा आप लोगों ने, टीवी में तो देखा ही होगा। बताइए कहाँ इफेक्ट होता है। और खासकर ये पूर्णिमा को होता है, जब मून फुल मून होता है। याद आया कुछ। फोटो नहीं दिख रहा, अभी दिखाऊंगा ना मैं आपको, पहले पूछ रहा हूँ कि आपको पता है कि ग्रहण नहीं, ग्रहण नहीं, ऐसा कौन सा एक एक्टिविटी होता है कि आप अर्थ पे रह के, यस, भूमिका ने एकदम सही पकड़ा, टाइड्स। जो कभी बॉम्बे गया है, बॉम्बे के पास जो समुद्र है, आप लोगों ने हाई टाइड और लोअर टाइड तो सबने सुना होगा, है ना। यस, इसको हम क्या कहते हैं, लो टाइड। तो इसको हम कहते हैं
हाई टाइड। तो जब मून फुल मून होता है तो मून क्या करता है, ये जो समुद्र का पानी है इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। देखो जो अर्थ पार्ट है इसका मास तो ज्यादा है, अभी अब पानी है, ठीक है, तो मून क्या करता है, इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। अब भाई यहाँ से पानी मून तो जाएगा नहीं, एग्री, पर क्या होता है, ये थोड़ा ऊपर उड़ जाता है, 2 फीट, 10 फीट, 20 फीट, 1 मीटर, 2 मीटर ऊपर जाने के बाद क्या होता है, ये धड़ाम से नीचे गिरता है। उससे क्या होता है, अभी देखो जब इसको मून अट्रैक्ट कर रहा है तो पानी यहाँ से कहाँ चला गया, पीछे चला गया, जिसको हम कहते हैं लो टाइड, कि पानी वापस कहाँ, समुद्र में गया, और ऐसे पिरामिड टाइप का बन जाता है हल्का सा। अब एक लेवल तक तो मून खींच पाता है, उसका क्या होता है, जो अर्थ होती है, अर्थ का भी अपना ग्रेविटेशनल फोर्स है, अर्थ क्या करती है, इस पानी को नीचे खींचने की कोशिश करती है। जैसी नीचे खींचने की कोशिश करती है, ये पानी वापस बह के वापस आ जाता है, इसको हम कहते हैं हाई टाइड। गॉट इट। सी ब्रीज और लैंड ब्रीज अलग होता है, तो हवा की बात है, ये लो टाइड हाई टाइड। क्लियर सबको, ये सबको समझ आया। मून क्या करता है, पानी को खींचने की कोशिश करता है, जब खींचता है तो क्या फॉर्म होता है, लो टाइड, पानी पीछे की तरफ चला जाता है। अब जब पानी खींच रहा है, अर्थ क्या बोलेगी, भाई मेरा पानी खींच रहा, तो अर्थ का फोर्स फिर ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, वो पानी को वापस खींच लेती है, तो वापस पानी आ जाता है, इसको हम कहते हैं हाई टाइड। क्लियर यहाँ तक जो पढ़ा है, अच्छा लगा सबको टॉपिक, क्योंकि आज क्लास का सर एक बार और बताऊंगा, मून इतना दूर से खींचता है क्या? मैंने कहा ना ये इतना नहीं खींच पाता, 1 मीटर 2 मीटर हाइट, ये हाइट भी काफी होती है ना? इतना नहीं खींच पाता, थोड़ा खींच पाता, इसलिए कहा ना वो पानी थोड़ा खींचता है फिर वापस आ जाता है। अभी क्लियर सबको, क्या पढ़ा है अभी हमें आज? तो आप भी इस टॉपिक को वापस पढ़ो, बुकलेट आप लोग सब लोगों को मैंने ग्रुप पे भेजी हुई है, ठीक है, इस टॉपिक को खुद भी पढ़ो, फिर हम कल अगले टॉपिक्स को पढ़ेंगे, कि मेरा भी 10th का क्लास का भी टाइम हो गया। आज जो पढ़ाया उसमें किसको डाउट है, कोई डाउट तो नहीं है? ओके चलो फटाफट अटेंडेंस भी दे दो। गुड, आप लोगों का धन्यवाद अच्छी तरह समझने के लिए, और जो मैंने इंस्ट्रक्शन दिए ग्रुप के ऊपर मैसेजिंग का, उसका ध्यान रखना आप लोग। चलिए फटाफट सब लोग अटेंडेंस दो।